कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अब अलाउड नहीं है। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है कि किसी लेडी को हम पैसे देके उनको हायर कर सकते हैं कि एम्ब्रियो उनके यूट्रस में डाला जाए और फिर वो बच्चे को टर्म तक लेके जाए। 35 इयर्स के बाद एग्स की क्वालिटी और नंबर दोनों कम होना शुरू हो जाते हैं। जो एक इंटरनल क्वालिटी है, जो कि एक बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, जो कि शरीर के अंदर चल रहा है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा भी होता होगा कि एग की क्वालिटी अच्छी थी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी थी, एम्ब्रियो भी अच्छी क्वालिटी का बना और उसको इम्प्लांट भी किया यूट्रस में, बट फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या होता है? आजकल की लाइफस्टाइल में कपल्स पेरेंट बनने के लिए काफी डिले कर देते हैं, या तो वर्कलोड की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से। फिर एक सर्टेन एज के बाद या तो वो आईयूआई ऑप्ट करते हैं या फिर आईवीएफ। तो ऐसे में उन कपल्स के लिए ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज अड्डा अनफिल्टर्ड पे हमने इनवाइट किया है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषी मित्तल को। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर मनीषी, आईयूआई क्या प्रक्रिया है बेबी कंसीव करने की? आईयूआई या इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन एक ऐसा तकनीक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए। जो निसंतान दंपति आते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अगर उनका शुरू का ट्रीटमेंट फेल हो चुका है या फिर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें आईयूआई की जरूरत है, उन लोगों के लिए आईयूआई या इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल जैसे आपको पता है कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर लेट एज में शादी हो रही है और लोग प्लान भी लेट करते हैं प्रेगनेंसी को। बाकी और बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है, मोटापा है, ये सारा बढ़ रहा है क्योंकि जो वातावरण में प्रदूषण है या खाने में मिलावट है, लाइफस्टाइल है, उस सब की वजह से जो है बीमारियां बढ़ रही हैं। जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो इन सब चीज़ों से डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म और एग की क्वालिटी में फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आती है। तो उन सब के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिनमें से एक तकनीक है आईयूआई। तो आईयूआई में हम क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, हस्बैंड को वाइफ को दोनों को दवाई देते हैं एग्स डेवलप करने के लिए, और फिर जो स्पर्म है हस्बैंड का, उसको वॉश करके यूट्रस में डाला जाता है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं। तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आईयूआई किस एज तक के कपल के लिए ठीक रहता है, स्पेशली फीमेल्स? कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है कि इसी एज में करना है। अलग अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से हम आईयूआई करते हैं। तो उन जैसे कि स्पर्म की क्वालिटी में काउंट कम है, हस्बैंड के स्पर्म का काउंट कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा कम है, या फिर वाइफ के एग्स नहीं बन रहे हैं, किसी को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, या फिर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उन लोगों में हम आईयूआई कर सकते हैं। इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जितनी अर्ली किया जाए, जितनी यंग एज में, उतने प्रेगनेंसी का चांसेस बेटर होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आईयूआई का सक्सेस रेट कम हो जाता है। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, अब तो आपकी एज आईयूआई की निकल गई है, अब तो आईवीएफ ही करना पड़ेगा, तो वो आईयूआई एक सर्टेन एज यानी कि 30 से कम या 35 से कम में आईयूआई सक्सेसफुल होता है, उसके बाद फिर आईवीएफ ही कंपलसरी है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, कंपलसरी वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों आईयूआई आईवीएफ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कि जितना एज कम है उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आईवीएफ एक ऐसा तकनीक है जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस आईयूआई से ज्यादा हैं। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा मरीज आता है जो कि जिनको बहुत टाइम हो गया है ऑलरेडी प्लान करते हुए, बहुत टाइम हो गया है और एज ज्यादा हो गई है, ये दोनों चीजें साथ साथ ही चलती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आईयूआई से हटकर आप आईवीएफ के लिए जाइए, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा हैं और आईयूआई में चांसेस थोड़े कम हैं। तो जिनको कम टाइम हुआ है ट्राई करते हुए, उन्हें आईयूआई सजेस्ट करते हैं, जिनको ज्यादा हो गया है उनको आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। तो जब आपके पास एक कपल आता है आईयूआई के लिए, तो शुरू से लेके एंड तक क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे फर्टिलिटी मेडिसिन शुरू होती है, फिर आई थिंक इंजेक्शंस वगैरह। हाँ जी, तो जैसे ही हमारे पास कोई निसंतान दंपति आता है, सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है, कब से वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, कितना समय उनकी शादी को हो गया है,
उनके वाइफ के केस में पीरियड्स कैसे आते हैं, हस्बैंड के केस में कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, और दोनों कोई ऐसा ऑक्यूपेशन में है जिससे वो केमिकल को एक्सपोज होते हैं या ऐसा कोई हिस्ट्री लेते हैं हम। उसके बाद हम जांचें करवाते हैं दोनों की, हस्बैंड की और वाइफ की, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, हार्मोन टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं, और उनके बेसिस पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। यदि हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसका इलाज किया जाता है। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फीमेल के केस में कई लेडीज को पीरियड्स लेट आते हैं, इरेगुलर आते हैं, पीसीओएस सुना होगा आपने जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो भी आजकल बहुत बढ़ गया है, यही प्रदूषण मिलावट के कारण। और मेनली ये भी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है कि जैसे जैसे आजकल एक्सरसाइज कम हो गई है, खाना पीना बिगड़ गया है, उसकी वजह से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मोटापा एक मेजर कारण है, वो दोनों लेडी में भी और मेल में भी, दोनों में मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। मोटापे की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अंडा उनका नहीं बनता है, ओवुलेशन नहीं होता है, तो उसके लिए फिर हम मेडिसिन देते हैं वो एग बनाने के लिए। और हस्बैंड के केस में भी मोटापे की वजह से स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो उनको भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर जैसे कि थोड़ा काउंट अगर कम है तो हम आईयूआई कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हम स्पर्म को वॉश करके डालते हैं, तो उससे जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, और वो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स ही यूट्रस में डाले जाते हैं। तो कभी कभी आई हैव हर्ड फाइब्रॉइड और पॉलिप, ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं? हाँ जी, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये लेकिन लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, ये किसी को भी हो सकती हैं। फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये सारी चीजें किसी को भी हो सकती हैं, और ये यूट्रस में या ओवरीज में पाई जाती हैं। और ये भी डिपेंड करता है फिर इनका साइज क्या है, पोजीशन क्या है, कहाँ पे है, कितनी देर से है, उस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनका जो इलाज है वो या तो सर्जरी है, ऑपरेशन किया जाता है, या फिर मेडिसिन से उसको हम दबा सकते हैं, और या फिर वो किसी ऐसी जगह पे जिससे मैटर नहीं करता तो उसको अवॉइड भी किया उसको, हाँ जी, उसको हम फिर छेड़ते नहीं है। हमें किसी डायग्राम से अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि इस प्रोसीजर में कैथेटर से जो प्रोसीजर होता है वो आप बता सकते? हाँ जी, ये यूट्रस है, ये अगर आप देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, और यहाँ पे ओवरीज होती हैं हमारी। तो बेसिकली क्या होता है कि हर लेडी में नॉर्मली एक एग बनता है, और एक एग इस ट्यूब के रास्ते से यूट्रस में जाता है, और यहाँ पे जो नॉर्मली स्पर्म नीचे वजाइना में आता है, और स्पर्म क्योंकि मूव कर सकता है अपने आप से, वो मूव करके यूट्रस में जाता है, और यहाँ पे एग के साथ वो फर्टिलाइज होता है। तो आईयूआई में हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि 2 से 3 एग बने, ताकि प्रेगनेंसी के चांस बेटर हो जाएं, और वो एग्स के ट्यूब के रास्ते यूट्रस में आते हैं, और स्पर्म को ये कैथेटर से हम सीधा यूट्रस में ही डालते हैं। फिर वो स्पर्म और एग एक नेचुरल तरीके से अपने आप से ही फर्टिलाइज होते हैं। ओके, एंड इफ इन केस अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? अगर ट्यूब ब्लॉक है तो हम आईयूआई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्यूब्स ब्लॉक का कारण क्या है। तो कारण के लिए हम लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं, जो कि एक दूरबीन के रास्ते ऑपरेशन होता है। दूरबीन हम पेट के अंदर डालते हैं ट्यूब्स देखने के लिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं है उसको पता करने के लिए कोई टेस्ट होता होगा? एक्सरे या कुछ सोनोग्राफी वगैरह पहले? हाँ जी, हम टेस्ट करते हैं, उसको HSG टेस्ट कहा जाता है। तो उसमें दवाई डाल के एक्सरे लिया जाता है देखने के लिए कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है, एंड फिर वो प्रोसीजर होता है। हाँ जी, फिर अगर ट्यूब्स ओपन है तो हम आईयूआई कर सकते हैं। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो हमें लैप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी या फिर आईवीएफ करना पड़ेगा। बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि ट्यूब का पहले चेक किया जाए? हाँ जी, आईयूआई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हम अगर ट्यूब्स खुली हो, ट्यूब्स का टेस्ट हो चुका है, तो बेटर है कि तो मतलब हम आईयूआई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब ट्यूब का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी नहीं है आईयूआई के लिए? हाँ जी, एट टाइम्स अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं तो हम आईयूआई कर सकते हैं। एंड इफ इन केस फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो देन? हाँ, तो हम ट्यूब टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, हाँ जी, ऑलराइट। तो डॉक्टर कोई एज लिमिट होती है इसके लिए कि इस सर्टेन एज से कम में कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर तो आईवीएफ ही करना चाहिए?
हाँ जी, एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन 35 इयर्स के ऊपर हम कहते हैं कि आईयूआई के का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 35 इयर्स के बाद एग्स की क्वालिटी और नंबर दोनों कम होना शुरू हो जाते हैं। तो 35 एक ऐसा एज है जिसके ऊपर प्रेफरेबली हम जल्दी से जल्दी कोशिश होती है कि आईवीएफ की तरफ जाएँ। तो जो कपल्स आपके पास आईयूआई कराने के लिए आए, अगर वो 35 से लेस एज के हैं तो ही उनको इस प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज फिर डॉक्टर को सजेस्ट करना चाहिए कि उनके लिए क्या बेटर नहीं, होगा? जरूरी नहीं है। जैसे किसी की शादी अगर 34 इयर्स में या 35 में ही हुई है और वो 2 साल बाद हमारे पास आ रहे हैं, तो हम आईयूआई उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वो टाइम लिमिट भी मैटर करता है कि कब से ट्राई कर रहे हैं, कितना उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, क्या प्रॉब्लम है। उससे सिर्फ एज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट करेंगे। तो डॉक्टर, सक्सेस रेट जो है मैक्सिमम हो, इसके लिए क्या की फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे? हाँ जी, मेन फैक्टर्स तो हम जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, एज है किसी भी लेडी की। बाकी फैक्टर्स हैं, एक जनरल बॉडी कंडीशन कैसे होती है, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स यूज है। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं और इन सब चीजों से किसी भी इलाज का जो है असर कम हो जाता है। यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों ही ओवरवेट हैं, ज्यादा वेट है उनका, या किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, कोई स्मोकिंग करता है, तो इन सब चीजों से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, थोड़ा वेट लॉस करिए। और कई बार तो क्या होता है, स्पेशली जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं, वो वेट लॉस करते ही नेचुरली भी कंसीव कर जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो वेट लॉस एक बहुत ही जरूरी चीज है निसंतान दंपति के लिए। अगर वो वजन कम करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने पे कंट्रोल रखेंगे, तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द जंक फूड, किस तरह का फूड है जो कि अवॉइड करना चाहिए इवन एट होम? फ्राइड चीजें हैं, प्रोसेस्ड चीजें हैं, और जैसे नमकीन है, और हमारे घरों में हमें आदत होती है मिठाइयाँ वगैरह बनाने की, ज्यादा स्वीट्स, हाँ जी, ये कम रखना चाहिए। ज्यादा फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए, दालें, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें जो हैं हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म और एग की क्वालिटी इंप्रूव करने में। आउटसाइड फूड में जैसे कि लेडीज को चाट वगैरह बहुत पसंद होता है, तो द फूड विच इज गॉट बैक्टीरिया, जैसे कि इवन पिकल्स एंड ऑल, उसे अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल जी, आउटसाइड फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो सफाई कितनी है कितनी नहीं है हमें नहीं पता, हाइजीन का हमें नहीं पता। दूसरी चीज, उसमें ऑयल और प्रोसेस्ड चीजें, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इन्फेक्शंस भी एक बार इश्यूज हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी इशू होता है, बिल्कुल। यूटीआई एंड ऑल? यूटीआई का खाने से इतना रिलेशन नहीं होता है। नहीं, आईयूआई की प्रोसीजर में अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो क्या यूटीआई भी उसका रीजन हो सकता है? हाँ जी, यूटीआई भी उसका रीजन हो सकता है, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बिल्कुल साथ लगता है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन कई बार यूट्रस तक स्प्रेड हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इन्फेक्शन की दवाई फीमेल के लिए पहले शुरू करनी चाहिए अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वो वही जो हम जांचें करवाते हैं, तो वो ये जांच पता चल जाती है। तो हस्बैंड में भी इन्फेक्शन हो सकता है। किस तरह का इन्फेक्शन मेल में होता है? मेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पर्म में इन्फेक्शन भी हो सकता है। मेल्स में हमें इतनी जल्दी नहीं पता लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि सिम्टम्स लेट आते हैं। फीमेल्स में जल्दी पता लगता है, लेकिन हस्बैंड से वाइफ को और वाइफ से हस्बैंड को ट्रांसमिशन होता रहता है। तो इसलिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम दोनों को चेक करते हैं। हाँ जी। डॉक्टर, ओवुलेशन इंडक्शन का कितना रोल होता है और कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, ओवुलेशन इंडक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 तरीके के हम मेडिसिन यूज करते हैं, या 2 तरीके का ट्रीटमेंट हम करते हैं। एक तो पेशेंट्स होते हैं जिनका एग बनता नहीं है, जैसे जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, और जिनको कई ऐसे होते हैं जिनको कभी आए ही नहीं पीरियड्स, जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ऐसे भी केसेस होते हैं? हाँ जी, कि बहुत टाइम से पीरियड्स ही नहीं आए? हाँ जी, होते हैं। तो इन केसेस में ओवुलेशन इंडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका एग बन ही नहीं रहा, तो हम मेडिसिन से उनका एग बनाते हैं ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस हों। और दूसरे ऐसे केसेस हैं जिनका एग बन रहा है,
उनको रूटीनली पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनके लिए मेडिसिन ये जो है वो इसलिए हेल्प करती हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा एग्स बनाती हैं। तो जब एक से ज्यादा एग्स बनते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस जो है बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें टैबलेट्स भी आती हैं, मेडिसिन भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। तो ये फिर डॉक्टर पेशेंट को जज करके उनका क्या कारण है वो देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। गट रप्चर करने के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हाँ जी, वो भी दिए जाते हैं बाद में। ओवुलेशन इंडक्शन तो पहले दिए जाते हैं एग बनाने के लिए। बनाने जब एग का साइज प्रॉपर हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं, तब रप्चर का इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके, हाँ जी। डॉक्टर मनीषी, आईवीएफ क्या है? आईवीएफ के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं और अपनी प्रैक्टिस में आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? हाँ जी, आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये एक ऐसा तकनीक है जो हम निसंतान दंपतियों को देते हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी हो सके। ये ज्यादातर हम उन लोगों में करते हैं जो कि बहुत ट्रीटमेंट जिनका फेल हो चुका है, या फिर जिनकी ट्यूबें बंद हैं, या फिर जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस से डैमेज हो गई हैं ट्यूब्स और ओवरीज। उन लोगों में हम आईवीएफ प्रोवाइड करते हैं। इनकी धारणाएं ज्यादा ये है, पहली तो ये कि हम ये मतलब समझते हैं कि आईवीएफ जो है 100% सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईवीएफ में प्रेगनेंसी के चांसेस जो है 50 से 60% तक होते हैं, क्योंकि इन पे बहुत सारी चीजों का असर होता है, जैसे कौन सा स्पर्म है, कौन सा एग है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उन चीजों से फर्क पड़ता है। बाकी जो यूट्रस है, यूट्रस और जो एम्ब्रियो है, जब हम यूट्रस में डालते हैं तो उसका वहां पे तब क्या सिचुएशन है, क्या बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाता है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका बायोकेमिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, इन सब चीजों से सक्सेस रेट पे असर पड़ता है। बट सक्सेस रेट जो है 100% गारंटी नहीं दे पाने का रीजन क्या होता है? रीजन यही है कि जो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी होने में, उनमें कुछ इंटरनल जेनेटिक और बायोकेमिकल ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि स्पर्म और एग की क्वालिटी पे असर पड़ता है। कुछ चीजों को तो हम सुधार सकते हैं, जैसे कि एक लाइफस्टाइल है या कोई बीमारी है, जैसे शुगर है, थायराइड है, इन चीजों को हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं जिससे कि स्पर्म और एग की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन कुछ इंटरनल ऐसी चीजें होती हैं जिनको इम्प्रूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो वो जो स्पर्म और एग है, वो उसकी जो इंटरनल क्वालिटी है वही आगे जाके एम्ब्रियो की क्वालिटी बताएगी, और जो उस एम्ब्रियो की क्वालिटी है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि सक्सेस रेट कैसा है। अब जैसे आईवीएफ वो कपल करता है जो काफी कुछ पहले करवा चुके हैं, मतलब ट्रीटमेंट भी हो चुका है, फर्टिलिटी का, वाइफ का भी हो चुका है, हस्बैंड में अगर कोई इन्फेक्शन है उनका भी ट्रीटमेंट हो चुका है, फिर वो आईयूआई भी ट्राई कर चुके होते हैं। तो आईवीएफ में वो कपल्स चूज करते हैं आईवीएफ के लिए जो इससे पहले एक अच्छे खासे टाइम से, एक अच्छे खासे पेमेंट से गुजर चुके होते हैं, काफी टेस्ट हो चुके होते हैं, आईयूआई भी हो चुका होता है। उसके बाद फिर जब कुछ नहीं हो पाता है तो वो आईवीएफ चूज करते हैं, जिसमें उनको लगता है कि क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग और बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म से एम्ब्रियो बाहर बनेगा टेस्ट ट्यूब में, तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्यों नहीं डॉक्टर्स फिर इसमें गारंटी दे पाते 100%? देखिए, ये तो साइंस की लिमिटेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये रिसर्च चल रही है कि कैसे हम आईवीएफ के सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एक इंटरनल क्वालिटी है, जो कि एक बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, जो कि शरीर के अंदर चल रहा है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं उसको एक बेहतर बनाने की, उसको इम्प्रूव करने की, लेकिन हम 100% उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है हमारी। तो इट्स लाइक अब दवा नहीं दुआ की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब वही बात है, भगवान तो नहीं बन सकते। जो चीज भगवान ने बना दी वो चीज इंसान नहीं बना सकता। तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है आईवीएफ का, जब आपके पास पेशेंट आता है तब से लेके एंड तक आप हमें बताएं। तो जब हमारे पास कोई मरीज आता है आईवीएफ कराने के लिए, सबसे पहले तो हम उनकी जांचें करवाते हैं, देखने के लिए कि कुछ ऐसी चीज है जिसको हम पहले इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इंजेक्शंस लगाते हैं।
तो जैसे आईयूआई में हमने मेडिसिन दिए या इंजेक्शन दिए, क्योंकि हम 2 से 3 अंडे बनाने चाहते हैं। आईवीएफ में हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा एग्स बने, तो वो ज्यादा से ज्यादा एग्स बनाने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं। अलग अलग तरह के इंजेक्शन होते हैं, तो वो 10 या 12 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं लेडी को। और फिर एक नीडल से अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम नीडल डालते हैं और नीडल से एग्स शरीर के बाहर निकालते हैं। फिर वो एग को स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, जैसे आईवीएफ प्रोसीजर कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या उसमें हम इक्सी कर सकते हैं। इक्सी होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि एक मशीन से हम डायरेक्टली स्पर्म उठा के एग में डाल सकते हैं। तो एक प्रोसीजर से फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो को फिर हम इंक्यूबेट करते हैं, यानी हम वो सब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो कि यूट्रस में या बॉडी में एम्ब्रियो को मिलता है। तो फिर 2-3 दिन तक या 5 डेज तक हम उसे ग्रो करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, और फिर उस एम्ब्रियो को यूट्रस में डाला जाता है। तो ये पूरा 1 महीने का प्रोसीजर होता है? हाँ, इस पूरे प्रोसीजर में अराउंड 10-15 दिन लगते हैं। और फिर जब हम डाल देते हैं एम्ब्रियोज, उसके बाद हम 12 से 14 दिन तक इंजेक्शन या फिर मेडिसिन, टैबलेट्स वगैरह देते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर हमें रिजल्ट पता लगता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से पहले ये पता चल जाता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या है? हाँ जी, ये एम्ब्रियो की क्वालिटी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और ग्रॉसली हम देख सकते हैं, या फिर उसको जेनेटिक टेस्ट भी किया जा सकता है, जिसको हम पीजीटीए कहते हैं। उसमें जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। एक बेसिक जेनेटिक टेस्ट है, जेनेटिक टेस्ट में बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक जेनेटिक टेस्ट है जिससे हम देखते हैं कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर जो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। अगर मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो क्या डॉक्टर्स पहले बता देते हैं कि एम्ब्रियो की क्वालिटी ठीक नहीं है तो इम्प्लांट नहीं करेंगे, या मतलब दे जस्ट टेक अ चांस कि इम्प्लांट कर दिया? वो डिपेंड करता है हमारे पास एम्ब्रियोज कितने हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब किसी भी लेडी की एज ज्यादा हो जाती है या हस्बैंड की एज ज्यादा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक तो हमें एग्स कम मिलते हैं, तो और क्वालिटी भी थोड़ी पुअर हो जाती है। तो अगर तो हमारे पास एम्ब्रियोज ही कम है, फिर तो हम पुअर क्वालिटी वाले भी कई बार हम वो पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। अगर जैसे हमने टेस्ट किया, टेस्टिंग तो पहले ही कराई जाती है कि हम टेस्ट कर जेनेटिक टेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अगेन पेशेंट के साथ डिस्कस करके। अगर मरीज एक्स्ट्रा खर्चे के लिए तैयार है तो हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं करवाना है, या फिर अगर हमें एम्ब्रियोज ही 2 या 3 मिले हैं, तो हम कई बार टेस्टिंग नहीं भी करते हैं। तो क्योंकि जरूरी नहीं है, टेस्टिंग करना मैंडेटरी नहीं है। हम जो एम्ब्रियोज हमें मिले हैं, फिर हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए भी अलग अलग ग्रेडिंग है, ठीक है। तो उसमें जो बेस्ट एम्ब्रियो है वो डाला जाता है, और यदि हमारे पास बेस्ट नहीं है, तो जो हमारे पास अवेलेबल है हम एक्सप्लेन करके कि इसमें थोड़े चांसेस कम होंगे, बट हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल ही अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास पुअर ग्रेड एम्ब्रियोज हैं, और अगर मरीज अग्रीड है, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ ये है कि चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या कोई पेशेंट्स डोनर एग के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं? डोनर एग हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनके एग्स ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंडीशंस में होता है जिनमें या तो उम्र से पहले एग्स खत्म हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस वगैरह, जिससे कि ओवरीज खराब हो जाती हैं। उन लोगों को हम डोनर एग सजेस्ट करते हैं। या फिर 40-44 ईयर्स की एज के बाद, जैसे कि एग्स बहुत कम हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, या फिर ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी आईवीएफ हो चुका है लेकिन उनके अच्छे एम्ब्रियो नहीं बने, उनकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इन लोगों को हम तो सेकंड टाइम दे आर ट्राइंग विद डोनर, हम डोनर सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता होगा कि एग की क्वालिटी अच्छी थी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी थी, एम्ब्रियो भी अच्छी क्वालिटी का बना और उसको इम्प्लांट भी किया यूट्रस में, बट फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या होता है? यूट्रस के अंदर की फर्टिलिटी प्रॉब्लम या कुछ और भी? काफी कारण होते हैं, बहुत रिसर्च चल रही है इस पे और बहुत टेस्ट करवाए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं। अगर सारा कुछ फेल हो जाता है तो हम टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि क्या कारण हो सकता है, और फिर अगर मरीज चाहे तो नेक्स्ट साइकिल में उन कारणों को पहले ट्रीट करके
फिर आईवीएफ किया जा सकता है। तो कॉस्ट इसकी अराउंड कितनी होती होगी, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल कुछ कम ही लोग ट्राई करेंगे? नेक्स्ट साइकिल में भी 2-3 चीजें हैं कि एक, जब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इंजेक्शन लगाते हैं ज्यादा एग्स बनाने के लिए, तो अगर हमारे पास ज्यादा एम्ब्रियोज भी बन जाते हैं तो वन टाइम पे तो हम 1 या 2 ही डालते हैं, जो अकॉर्डिंग टू लॉ हम 1 या 2 ही डाल सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। तो 1 या 2 ही डालते हैं, तो जो बाकी एम्ब्रियोज बचते हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। तो बाई चांस जैसे आपने कहा कि सक्सेसफुल नहीं होता है, तो नेक्स्ट साइकिल में हम वो फ्रीज करे हुए एम्ब्रियोज यूज कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट है तो वो कॉस्ट कम हो जाती है कि वो एक रिपीट साइकिल नहीं है। वो हम एम्ब्रियोज हमारे पास है तो वो हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो लेडी को इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते हैं दोबारा। तो जो कॉस्ट है वो फिर फ्रीजिंग की इंक्लूडेड होती है पैकेज में, या वो अलग? वो डिपेंड करता है, अलग अलग सेंटर्स का अलग अलग, कोई पैकेज में देते हैं, कोई लोग 2 साइकिल्स का पैकेज भी देते हैं, कोई लोग पैकेज देते हैं, कोई लोग पैकेज नहीं देते हैं, तो वो सेंटर पे डिपेंड करता है। इस पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आई है आईवीएफ पे? कुछ एडवांसमेंट हुआ है या जो 2-3 साल पहले था वही चल रहा है? नहीं, एडवांसमेंट रेगुलरली चलती रहती है, रिसर्च चल रही है। सबसे मेजर एडवांटेज है, जैसे हमने बात करी थी जेनेटिक टेस्टिंग की, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जो प्रोसीजर है, उसमें 2-3 तरीके का जेनेटिक टेस्टिंग होता है। पीजीटी-ए, जिसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है, ये हम उन लोगों में करते हैं जिनकी एज ज्यादा है, क्योंकि एज के साथ साथ एन्यूप्लॉइडी होने के चांसेस ज्यादा है, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिससे कि अबॉर्शंस वगैरह होते हैं, वो ज्यादा एज में कॉमन है। तो ज्यादा एज वाले लोगों की जब हम करते हैं आईवीएफ, तो उसमें हम पीजीटी-ए कर सकते हैं। दूसरा है पीजीटी-एम, जैसे जिनकी किसी की फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चली आ रही है, उन लोगों में हम पीजीटी-एम, और तीसरा है पीजीटी-एचएलए। तो ये दोनों जो हैं प्रोसीजर, ये हम उन लोगों में करते हैं जिनकी फैमिली में पुरानी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया, तो उनके लिए फिर हम पहले टेस्ट करते हैं, एम्ब्रियो को टेस्ट किया जाता है, जेनेटिक टेस्ट, और उस पे जो नॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं वही डाले जाते हैं। तो ये एडवांसमेंट है। दूसरा जो है, इम्प्लांटेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स पे आजकल बहुत काम हो रहा है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पे आजकल बहुत काम हो रहा है। तो ये चीजें जो है प्रेगनेंसी के रेट्स बढ़ाती हैं। तो इनको जज करके भी किस मरीज के लिए क्या चीज अच्छी है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। अगेन प्रिकॉशंस एंड लाइफस्टाइल, जो कि आपने बताया जो डिजीज इफेक्ट करते हैं आईयूआई को, तो आईवीएफ को भी वही इश्यूज इफेक्ट करते हैं? हाँ, क्या क्या इश्यूज होते हैं? हाँ जी, मेनली लाइफस्टाइल अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर है एज। ठीक है, एज को तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ ये है कि हम ज्यादा डिले ना कर दें। जैसे आपने मिसकंसेप्शंस की बात करी थी, एक धारणा ये भी है कि अभी तो मेरी एज कम है, अभी मैं आईवीएफ क्यों करवाऊं। लेकिन आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो कम एज में बेहतर है। जितनी एज बढ़ जाएगी उतना आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होता रहेगा। फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम भी होता है? पीसीओडी का प्रॉब्लम भी होता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है वेट लॉस से, रेगुलर एक्सरसाइज से, हेल्दी ईटिंग हैबिट से, और बाकी मोटापा है, डायबिटीज है, इन सब का लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो, उनको लाइफस्टाइल से चेंज किया जा सकता है प्रेगनेंसी के चांसेस इम्प्रूव करने के लिए। तो डॉक्टर, एक तरफ गांव में लेडीज होती है 50s की एज में भी बच्चा कर लेती हैं, दूसरी तरफ शहर में जो है आईवीएफ करने के बाद भी सक्सेस रेट की कोई गारंटी नहीं है, सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। तो इंडिया में क्या एज है आईवीएफ के लिए कपल की? इंडिया में एआरटी लॉ आया था 2021 में, जिसमें एक डिफाइंड एज लिमिट है कि 50 साल फीमेल की उम्र और 55 साल मेल की उम्र। इससे ऊपर अगर उम्र है तो हम आईवीएफ नहीं करवा सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब आप खुद भी समझते हैं कि हमारी बॉडी हमें इतना सपोर्ट नहीं करती है। 50 साल के बाद जो है शरीर डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो यदि प्रेगनेंसी होती है इस एज में, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि मदर की लाइफ और बच्चे की लाइफ दोनों को अफेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो वैसे ही पेरेंट्स की उम्र 60 साल या 70 साल हो जाएगी, तो वो उस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए ये लॉ आया था।
बाकी तो जैसे आपने अब जिन कहा, लोगों को हो रहा है वो तो बाहर से करवा रहे हैं। उनको बधाई हो। मतलब बाहर से करवाने की बधाई हो। तो डॉक्टर, सैरोगेट मदर आजकल खुद लेकर जानी होती है, ये लॉ हाँ ही है जी, क्योंकि हाँ अभी जी। सैरोगेसी लीगल नहीं है यहाँ पे। हाँ तो जी। जब जैसे कि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, एग या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग सैरोगेट मदर के लिए भी जाते हैं, तो हाँ उसका जी। क्या लॉ है लेटेस्ट? लेटेस्ट लॉ ये है कि हम कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अब अलाउड नहीं है। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है कि किसी लेडी को हम पैसे देके उनको हायर कर सकते हैं कि एम्ब्रियो उनके यूट्रस में डाला जाए और फिर वो बच्चे को टर्म तक लेके जाएं। अब इंडिया में सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब है जो अपनी तरफ से तैयार है, कपल की हेल्प करना चाहती है लेडी, और जिसके ऑलरेडी एक बच्चा है, और वो जो हेल्प करना चाहती है सिर्फ वही जाए। तो जब तक लॉ नहीं आया था, काफी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जिसकी वजह से ये लॉ आया। तो अब गवर्नमेंट ने कमर्शियल सरोगेसी बिल्कुल बैन कर दी है। तो किसी भी कपल को अगर सरोगेट की जरूरत है तो वो खुद लेके जाएं कोई ऐसी लेडी जो उनको हेल्प करने के लिए तैयार है, और फिर सरोगेसी का प्रोसीजर किया जा सकता है। और ये मैंडेटरी है कि उसका पहले एक बच्चा होना चाहिए एंड शी शुड बी मैरिड? हाँ जी, शी शुड हैव बीन मैरिड, मतलब अगर वो डिवोर्स्ड है या फिर विडो है तो वो भी कर सकती हैं। बट एक बच्चा होना चाहिए? एक बच्चा होना चाहिए डेफिनेटली। शी कैन नॉट बी कुंवारी यंग गर्ल? नहीं नहीं नहीं, कुंवारी नहीं, शी शुड हैव बीन मैरिड। एक बार मतलब बच्चा होना चाहिए उनका, ये क्राइटेरिया है। और उनकी इंश्योरेंस वगैरह भी साइन होती है, जो कपल है वो इंश्योरेंस देता है। और जो सरोगेट है या इवन जो डोनर एग्स की हमने बात करी थी, जो डोनर्स हैं उनको इन राइटिंग लीगल देना होता है कि हमारा बच्चे पे कोई क्लेम नहीं है। और जो कपल है उन्हें लीगल इन राइटिंग देना होता है कि जो बच्चा पैदा होगा, चाहे वो डोनर से हमने एग लिया है, सरोगेट लिया है, कुछ भी है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा कपल की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन इसका आईवीएफ पैकेज सेम होता है या सरोगेट मदर के लिए बढ़ जाता है? नहीं, देखिए सरोगेसी तो अल्ट्रुइस्टिक है, तो जो भी सेम। हाँ, तो आईवीएफ का पैकेज सेम है, क्योंकि वो लीगल फॉर्मेलिटीज का जो होगा वो उनका कॉस्ट अलग वेरी करेगा। हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो तो कपल को बेयर करनी पड़ेंगी, बट अदरवाइज वो अल्ट्रुइस्टिक है। मतलब सरोगेट मदर को आप पैसे नहीं दे रहे हैं, वो अपनी एक इच्छा से हेल्प करने के लिए वो आएंगे। तो डॉक्टर मनीषी, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं जिनके बच्चे हैं, नहीं हो पाए? मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जो ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट में इतना हम परेशान हो जाते हैं या स्ट्रेस ले लेते हैं कि बाकी की जो जिंदगी है वो भी नहीं जी जाती। तो सबसे पहले जरूरी है अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। तो वो एक ज्यादा जरूरी चीज है। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं उससे जो है शारीरिक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती हैं। तो स्ट्रेस कम रखना चाहिए, और जो हमारे लाइफ के चीजें हमारे हाथ में हैं उन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। So at least we should enjoy what we are born with, this body. Definitely. So thank you so much, doctor, for being here in the show at The Unfiltered. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me.